हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है कि इसरो का स्पेडएक्स मिशन या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन सफलतापूर्वक इसरो द्वारा संपन्न किया गया है 16 जनवरी को। इसको लेकर स्पेडएक्स के 2 उपग्रह जो है पिछले साल की आखिरी मिशन के तहत 30 दिसंबर को इसरो द्वारा जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और कई कुछ बाधाओं के बाद जो है 16 जनवरी को सफलतापूर्वक कर लिया। और ऐसे में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो स्पेस में 2 उपग्रह या 2 वस्तुओं को आपस में जोड़ सकता है, जिसे डॉकिंग कहते हैं। और ये भारत के आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे। दूसरा है हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक शॉर्ट सेलर फर्म रही है अमेरिका की, काफ़ी अदानी ग्रुप को लेकर भारत में काफ़ी चर्चा में थी और 16 जनवरी को यानी कल इसके मालिक ने अपने विघटन की घोषणा कर दी है। तो उसको पूरा समझेंगे, क्या मामला है कि क्यों ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है बंद हो रही है, उसने अपने आप को विघटन क्यों किया उस कंपनी को लेकर। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि कारण नहीं बताया गया लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है कि IMD जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है या भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना का 150वां वर्षगांठ जो है 15 जनवरी को मनाया गया था। उसी अवसर पे उसके एक दिन पहले 14 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। तो इस पूरी चीज़ों को समझेंगे, मिशन मौसम क्या है, क्या करता है, साथ में IMD और उसके बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं। पहला है इसरो का स्पेडएक्स मिशन और इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। इसरो द्वारा जो है अपने भविष्य की अंतरिक्ष मिशनों के लिए, जिसमें से चंद्रयान 4 है या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना है या गगनयान है, इन सब के लिए या मानवीय मिशन है, इन सब के लिए जो है जरूरी स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया के एक्सपेरिमेंट को लेकर जो है 30 दिसंबर 2024 को 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और योजना यह थी कि अंतरिक्ष में काफी तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इन उपग्रहों को आपस में जोड़ा जाएगा, पास लाया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और एक साथ यहां से दोनों को कमांड दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को करने में कई बार प्रयास किया गया, लेकिन अंततः 16 जनवरी को इसरो द्वारा अपने इस स्पेडएक्स मिशन को 2 उपग्रहों को जो है बड़े ही सफलतापूर्वक आपस में जोड़कर सफलता हासिल की है। और ये बिना आदमी के, यानी आप कह सकते हो कि बगैर मानवकृत जो है ये डॉकिंग प्रक्रिया हुई है, क्योंकि डॉकिंग प्रक्रिया मानवकृत और बगैर मानवकृत भी होती है। दुनिया की पहली डॉकिंग जो की गई थी अमेरिका द्वारा 1966 में की गई थी, वह मानवकृत थी। रूस द्वारा जो पहली डॉकिंग की गई, उसके बाद जो रूस द्वारा की गई थी वो बिना मानवकृत थी। चीन द्वारा जो अभी तीसरा किया गया है, उसने पहला जो है 2011 में मतलब बिना मानव का मानव रहित किया था। इसके बाद 1 साल बाद उसने मानव वाला भी डॉकिंग किया था। तो ऐसे में इसरो द्वारा ये संपन्न करके दुनिया के चौथे देश के रूप में अपनी सफलता अर्जित कर लिया है। और ये स्पेस डॉकिंग प्रक्रिया उसके भविष्य के चंद्रयान मिशन या आप कह सकते हो जो चंद्रमा पे मानव मिशन होगा उसके आगे का, या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की 2035 में जो स्थापना है, या अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की जो स्थापना, उन सब के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसके जरिए ही ये सारी चीजें आगे संचालित की जा सकती हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं पूरे मसले को। चर्चा में क्यों है, तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 16 जनवरी की सुबह सुबह अंतरिक्ष डॉकिंग, अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इसके दौरान जो है 220 किलोग्राम के 2 छोटे उपग्रहों को कक्षा में एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लाया गया। उनके विस्तारित वलय को जो था उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया, खींचा गया और अंतरिक्ष में लॉक कर दिया गया। इसके बाद इसरो ने कि वो दोनों मिलके उनके सारे फंक्शन एक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इसरो ने यहां से एक साथ उनको कमांड भी दिया, यानी वो दोनों एक उपग्रह के रूप में काम कर रहे थे। फिर बाद में उनको अलग करने की भी प्रक्रिया की गई और ये जो किया जाता है इसे स्पेस डॉकिंग किया जाता है। तो स्पेस डॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसको जरा समझते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में इस सफल डॉकिंग प्रक्रिया संपन्न करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसके पहले 3 देश थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 1966 में थे, रूस, उसके बाद चीन था।
और ये कहीं ना कहीं आगे भारत के जो मिशन हैं अंतरिक्ष के, चाहे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हो, चाहे चंद्रयान 4 हो, या आगे मंगलयान हो, या चंद्रमा पर अंतर्ग्रही मिशन हो, इन सब के लिए, या मानव मिशन हो, इन सब के लिए ये बहुत जरूरी जो है एक परीक्षण था जिसे भारत ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। और अब जरा हम इसको समझें कि स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, इसमें यह होता है जैसे कि कोई उपग्रह, एक उपग्रह ये है, ये अंतरिक्ष में घूम रहा है, ये उपग्रह दोनों अंतरिक्ष में घूम रहा है और इधर से इधर चीजें हैं, ठीक है। तो इनको पहले धीरे धीरे पास लाया जाता है। जब पास आके जैसे ये हो गया, फिर इन्हें आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि ट्रेन की कपलिंग होती है ना, ट्रेन के 2 डिब्बों को पास में लाया जाता है, फिर उन्हें जोड़ा जाता है, फिर उन दोनों को आपस में इस तरह से कर दिया जाता है कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आया जा सके। इसी तरह की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स को, 2 उपग्रहों को, 2 आप कह सकते, उसमें उपग्रह में ड्रैगन कैप्सूल भी होता है जिसमें मनुष्य जाते हैं, मानव जाते हैं, उनको आपस में एक दूसरे की जोड़ने की प्रक्रिया को जो है वो कहा जाता है अंतरिक्ष डॉकिंग। और इसके लिए जो ये संचालित किया जाता है, उस जो क्षमता है वो जरूरी है, क्योंकि अंतरिक्ष में कई बार क्या होता है कि जब भारी अंतरिक्ष यान भेजना होता है, जैसे कि 20 टन 30 टन, या जैसे अंतरिक्ष स्टेशन है, अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्यरत है नासा और रूस के सहयोग से, उसको, या जो चाइना का अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है, ये कई टन भारी जो है वो है जिन्हें एकल उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में नहीं स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी होता है कि कई सारे टुकड़े में कई सारे मॉड्यूल्स को एक एक करके अंतरिक्ष में भेजा जाए और उन्हें फिर बाद में जोड़ दिया जाए। साथ ही साथ सिर्फ उन्हें स्थापित करने के लिए नहीं, अगर आपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर दिया, वहां पे मानव को रहना है, मानव को आना ले जाना है, तो उसके लिए भी जो भी अंतरिक्ष यान मनुष्य को लेकर जाएगा या जो भी वहां से लेकर आएगा उसको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और इस दौरान भी डॉकिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी ये केवल जुड़ाव जो है वो भविष्य के लिए अन्य चीजों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम थोड़ा सा समझे कि अंतरिक्ष में डॉकिंग की प्रक्रिया का इतिहास क्या रहा है, किसने कब सफलता हासिल की, तो अब तक सिर्फ 4 देश, भारत को लेकर सिर्फ 4 देश हैं। दुनिया में लगभग 200 के आसपास देश हैं। बड़े देशों को छोड़ भी, छोटे देशों को छोड़ भी दिया जाए तब भी महत्वपूर्ण 20 देश तो हैं जिन्हें G20 कहा जाता है, और यूरोपीय देशों को मिला दिया जाए संख्या थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन दुनिया में केवल अब तक 4 देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग की जो है क्षमता हासिल की है। पहला है अमेरिका। अमेरिका ने जो है जब शीत युद्ध चल रहा था तो अंतरिक्ष को में मानव भेजने के लिए जो है चंद्रमा पे मानव या अंतरिक्ष में मानव भेजने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी। रूस ने पहले मानव में भेजा था, तो चंद्रमा पे पहले मानव अमेरिका ने उतारा था। तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान जो है अमेरिका द्वारा डॉकिंग का प्रदर्शन किया गया था सबसे पहले। 1966 में नासा का एक जेमिनी 8 उपग्रह था, वह वहां लक्ष्य वाहन एजेना के साथ डॉक करने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बना था, जेमिनी 8 को। और इसे डॉक किया गया था मानव द्वारा। उसमें नील आर्मस्ट्रांग इसके कमांड में थे, जिन्होंने ये चालक दल द्वारा ये किया गया था। बाद में यही नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पे पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो इन्हीं की टीम द्वारा इस प्रक्रिया को एक चालक द्वारा जो है इसके द्वारा ही ये अपना संपन्न किया गया था। पहली डॉकिंग 1966 में अमेरिका द्वारा या दुनिया के किसी भी देश द्वारा। इसके बाद रूस द्वारा या सोवियत संघ द्वारा 1967 में, जस्ट उसके 1 साल बाद 1967 में इसने अपने कॉस्मस 186 और कॉस्मस 182 2 अंतरिक्ष यानों को बिना चालक वाली स्वचालित डॉकिंग, जैसे भारत ने किया ना, इस तरह से स्वचालित डॉकिंग प्रक्रिया के द्वारा पहली डॉकिंग की थी। यानी दुनिया में पहली डॉकिंग अमेरिका ने की थी 1966 में, जो कि मानवकृत था। यानी दुनिया में पहली मानवकृत या वैसे भी स्पेस डॉकिंग अमेरिका ने की थी। दुनिया में पहली ऑटोमेटेड या स्वचालित या गैर मानवकृत डॉकिंग रूस ने किया था 1967 में। इसके बाद चीन की डॉकिंग जो है क्षमता में अपना दिखाया 2011 में, जब मानव रहित सेंझाओ 8 अंतरिक्ष यान को वो अपनी तियोगोंग, जो उसका उनके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियोग्यांग, उसके एक प्रयोगशाला के साथ जोड़ा था, इसके गैर मानवीकृत या
उसके जो है उसको कहिए मानव रहित, बिना मानव के, जैसे इसरो ने जोड़ा है, यहां से कमांड के जरिए जोड़ा गया था। इसके 1 साल बाद जो पहला मानव गया था उसने फिर उसी अंतरिक्ष यान के साथ झेंझाओ 9 को जोड़ा था। तो इस तरह से चीन 2011 में उसने पहला अपनी डॉकिंग की थी, 2012 में उसने मानव वाली डॉकिंग की थी, और भारत ने 2025-24 की लास्ट में छोड़ा था, और 25 की शुरुआत में जनवरी में डॉकिंग की स्पेस डॉकिंग का सफलता हासिल करके, क्षमता हासिल करके दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो ये रही इसकी स्थिति। अब हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, भारत का अभी उसने जो अंतरिक्ष के लिए कुछ लक्ष्य किया है उसमें यह है कि 2035 तक वह अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। 2040 तक वो चंद्रमा पे अपना मानव मिशन भी, मनुष्य भी भेजना है उसको। ये सब विजन लेके सरकार चल रही है। और इन सारे विजनों के लिए जैसे हमने देखा कि अगर आप अंतरिक्ष स्टेशन आपको भेजना है, जैसे यही है अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, ये 30 टन भार का होगा। तो 30 टन भार को ले जाने वाला जो है, अभी हमारे पास कोई उपग्रह नहीं है। हमने मान लिया उपग्रह बना भी लिया तो वो इतना खर्चीला हो जाएगा कि पूछिए नहीं। तो अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4-5 टन वाला भार ले जाने वाला लो अर्थ ऑर्बिट वाला LMB है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 30 टन का भार है इसे 4-5 टुकड़ों में, 4-5 खंड में बनाएंगे और एक एक करके मॉड्यूल हम ऊपर भेजेंगे। और इसी तरह से हम देखिए इसमें 5 मॉड्यूल तय करेंगे, जिसमें से पहला रोबोटिक मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके ऐसे करते करते 2035 में यह पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो चंद्र मिशन है, चंद्र मिशन 4, उसके लिए क्या है कि अभी चंद्र मिशन 3 हमने भेजा था, तो हमारा लैंडर और रोवर गया था। लैंडर गया, वहां पे रोवर भी गया था, जो वहां पे घूमा फिरा, तस्वीरें भेजी, सारी सूचनाएं भेजी। और उसके दौरान जो है हमें याद होगा कि जब एक अंतिम में इसरो ने अपने लैंडर को हॉट टेस्ट कराया था, यानी ऊंचा उठाया था और फिर वहीं पे बैठ गया था। यानी उसके दौरान वो ये देखा गया था कि इसरो चंद्रमा पे कमांड देके अंतरिक्ष यान को ऊपर उठा सकता है और फिर नीचे स्थापित कर सकता है कि नहीं। अब जो चंद्रयान चौथा मिशन होगा, उसका काम क्या है कि यहाँ से अंतरिक्ष को वहाँ पे उपग्रह ले जाना है, और उसके बाद वहाँ से एक लैंडर जाएगा, उसमें से रोवर निकलेगा या जो भी निकलेगा वो वहाँ पे कुछ खनेगा, मटेरियल निकालेगा, फिर वापस आएगा, फिर वो अंतरिक्ष की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में आएगा, उससे जुड़ेगा, फिर वो पृथ्वी की कक्षा में आएगा, फिर यहाँ से जो है वो धरती पर उतरेगा। और इसको लेकर करीब 5 मॉड्यूल भेजे जाएंगे, जिसमें से 4 मॉड्यूल एक ही साथ जाएगा, और अंतिम मॉड्यूल जो है लास्ट में जाएगा उसको वापस लाने के लिए अंतरिक्ष की कक्षा से, जिसमें री एंट्री टेक्नोलॉजी लगी होगी। तो ऐसे में ये जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण ये उपलब्धि है और इसको हमें समझना चाहिए। दूसरा जो हमारा समाचार है वह है हिंडनबर्ग, एक रिसर्च संस्था है, एक शॉर्ट सेलर अपने को बोलते हैं ये अपने को, और इनके द्वारा जो है कई सारे 2017 से स्थापना के बाद करीब 6-7 ऐसे मामले हुए थे जिन्होंने दुनिया में हलचल मचाई थी। 2023 में इन्होंने अडानी पर भी मामला उठाया था, और अडानी पर जब इसने मामला उठाया था तो उसमें अडानी के शेयर काफ़ी गिरे थे, लेकिन कुछ समय बाद ही अडानी के शेयर पुनः वापस करके अपनी मूल स्थिति में आ गए। इसके बाद दोबारा जब इसने कोशिश की सेबी पर, अडानी पर, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारतीय लोग समझ गए थे कि ये शॉर्ट सेलर है। अडानी को छोड़कर बाकी जितने भी जितने लोगों के साथ इसने शॉर्ट सेलिंग की, उन सब का हालत इसने कह सकते हो कि बर्बाद कर दी। उसे जियांट किलर कहा जाता था। इसका टेरर इतना है कि अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों पर शॉर्ट सेलिंग, अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है, वहाँ पे ये पूरी तरह से शॉर्ट सेलिंग करना जो है कानूनन वैध है, भारत में नहीं है। ठीक है, उस मामले में ये भी फंसे हैं कि इन्होंने भारतीय एक कंपनी ने उनके साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग ली थी अदानी ग्रुप में। खैर वो दूसरा मामला है। अमेरिका में परफेक्टली ये लीगल होने के बावजूद भी वहाँ की कंपनियों के लिए शॉर्ट सेलिंग वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो ये इनका इतिहास रहा है। लेकिन भारत के जो अडानी के मामले के बाद इन काफ़ी चर्चा में रहे, काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति जो है गड़बड़ दिखने लगी। अभी कुछ दिन पहले ये माना जाता है कि एक अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य हैं, रिपब्लिकन, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट से कहा गया था कि अडानी रिसर्च से अडानी के जांच से जुड़ी हुई सारी फाइलें और तथ्यों को
संजो कर रखी है, जिसकी आगे जांच की जाएगी, क्योंकि वो जस्टिस कमेटी जो है उसके मेंबर है। और उसके कुछ ही दिन बाद माना जा रहा है कि इसके द्वारा ये आगे दिखा जाएगा कि चूंकि ट्रंप भी आ रहे हैं और इसके द्वारा अपने आप को विघटन कर दिया गया, हालांकि बताया नहीं गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक अदानी ग्रुप के एक बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, कितने गाजी आए और कितने गाजी चले गए। यानी भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत को तबाह करने के लिए कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, और एक हिंदू धर्म को लेकर कहा जाता है। लेकिन एक तरह से ये है कि बहुत सारे आक्रांता आए और चले गए, भारत ही रहा। वही बात वो अपने जो है अपनी कंपनी को लेकर, अदानी ग्रुप को लेकर कहते हैं कि अदानी ग्रुप पे हमला करने के वाला ही जो है समाप्त हो गया। खैर, हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, आइए इसके पहलू को थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, अदानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोप लगाने के बाद 2023 में भारत में सुर्खियों में आने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 16 जनवरी को अपने विघटन की घोषणा कर दी है। और इसके द्वारा जो विवादास्पद शॉर्ट सेलिंग सहित कई विवादास्पद और आक्रामक प्रेडेटर व्यवहार किया जाने वाला है। और इस कंपनी के अचानक बंद होने से इस अप्रत्याशित निर्णय के पीछे नैतिकता, वैधता और प्रेरणाओं के बारे में बहस छिड़ गई कि इसके द्वारा ऐसा करने या जो इसके पहले किया गया कितना नैतिक था, कितना वैध था। और यह भी दिख रहा है कि जांच का दबाव इसके ऊपर हो रहा है। अब हम जरा सा समझते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। हिंडनबर्ग एक नॉर्थन एंडरसन करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा स्थापित एक संस्था, 2017 में स्थापित एक संस्था है। और ये हिंडनबर्ग जो नाम रखा गया है वो एक जर्मन एयरशिप था जो 1937 में आपदाग्रस्त हो गया था। और सोचिए, एक शिप जो आपदाग्रस्त हो गया था उसी के नाम पर इसने हिंडनबर्ग रिसर्च रखा था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं एक नदी भी है। और इसके द्वारा जो है कि हिंडनबर्ग का मतलब यह है कि ये मार्केट में या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो मानवकृत आपदा को ढूंढता है और उसके जरिए वो अपना शॉर्ट सेलिंग लेता है। देखिए, इसका उद्देश्य जो मार्केट है या जो बाजार है शेयर मार्केट में, उसमें मानव निर्मित आपदाओं को खोजना है और ऐसा करने से कंपनी के शेयरों के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेकर लाभ कमाता है। यानी कि मानवकृत एक आपदा क्रिएट करना है बाजार में और उसका लाभ उठा के उसे शॉर्ट सेलिंग करके उसे लाभ लेना। अभी बताएंगे शॉर्ट सेलिंग क्या है। बस समझ लीजिए कि मार्केट में उथल पुथल करके, किसी भी कंपनी के में शेयर में उथल पुथल करके उससे ये लाभ कमाने का इसका जो है योगदान है। इसका कहना है कि वो शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए किसी भी कंपनी में खुद का पैसा लगाता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट बताती है 2021 में, अब लोग कह सकते हैं कि अदानी के लिए आरोप लगा रहा है, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2021 में ही ये बताई थी कि लगभग 10 अमीरों के निवेशक हिंडनबर्ग से कुछ संचालकों से ये वित्त पोषित है। और कई तो जिनको ये रिपोर्ट बताता है उनका वो इस हिंडनबर्ग में शामिल है, यानी कहीं ना कहीं ये इनसाइडर ट्रेडिंग का भी दोषी है। और इसी का आरोप लेकर सेबी ने इस पर रिपोर्ट जो है दबाव मांगा था। उसके बाद ये दोबारा कुछ और सारे मामले किए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दूध का धुला व्यक्ति नहीं था। भले उसने कहा था कि हम जो है अदानी को लेकर, अब जो लोग अदानी से या अदानी के वर्तमान प्रधानमंत्री से जुड़ाव को लेकर उनसे चिढ़ते होंगे, वो इसको किसी भी स्थिति में सही मानते होंगे। लेकिन ये वो ऐसा व्यक्ति है जो कि अमेरिका में खुद ही उसको शॉर्ट सेलिंग करना, और न्यूयॉर्क टाइम, वो तो आप सोच लीजिए उसमें आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो खुद ही जो डेमोक्रेट्स या उस तरह के लिबरल लोगों का ही एक न्यूज़पेपर माना जाता है, उसके द्वारा भी इस पे आरोप लगाए गए हैं। और देखिए, इसके बारे में है कि ये पहले अपना स्टॉक मार्केट शुरू करता है, लेकिन उसका कहना है कि उसका जुनून था घोटालों को खोजना। और 2024 में उसने इस तरह की अनियमितताओं की रिपोर्टिंग शुरू की। और 2000 अगस्त 2017 में इसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट रिसर्च नाम से अपना एक जो है कंपनी स्थापित की। ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-15 लोग थे। और इसके बाद इसने 6-7 मामले दिखाए थे, जिसमें अदानी का भी मामला था। और जैसे मैंने बताया ना कि अदानी के मामले के पहले ज़्यादातर मामलों में इसको उन कंपनियों को काफ़ी क्षति का नुकसान करना पड़ा। अदानी को भी शुरुआत में नुकसान होना पड़ा, लेकिन अदानी ने अपनी रिकवरी कर ली थी। हालांकि जिन छोटे निवेशकों का लोगों का पैसा उसमें लगा होगा, उसका, अदानी का तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बिगड़ा, लेकिन जो छोटे निवेशक का पैसा नुकसान हुआ है निश्चित रूप से उसका तो दोषी जो है, ये इसको जिम्मेदार आप ठहरा सकते हैं। अब मामला आता है कि शॉर्ट सेलिंग, बार बार कहने कि ये शॉर्ट सेलर था, शॉर्ट सेलिंग करता था, शॉर्ट करता था। भारत में ये लीगल नहीं है, पहली बात जान लीजिए। जहाँ पे लीगल है, अमेरिका में लीगल है, वहाँ पे ये है कि जैसे ये हिंडनबर्ग है, इसके उदाहरण से ये क्या करता था कि
इसको लगता था कि किसी कंपनी के मैनेजमेंट में, गवर्नेंस में या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आने पे मार्केट में उथल पुथल होगी और उस कंपनी का शेयर गिर सकता है। बाय द वे उस कंपनी का शेयर आज 100 रुपए है, तो इसको लगता है कि ये रिपोर्ट या जांच जो खुफिया जानकारी है ये आने से ये इसकी जो है इमेज खराब होगी और मार्केट में हड़कंप मचेगा, तो इसका शेयर जो है मान लिया 100 रुपए है तो गिरेगा, 50 गिरेगा, 60 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए बिल्कुल गिर जाएगा, या हो सकता है 10-20 रुपए गिरे। तो ऐसे में ये क्या करता है कि जो है ये 60 पोजीशन लेगा, वो बताएगा कि मैं 60 पोजीशन इस कंपनी में ले रहा हूं, और जैसे वो 100 रुपए का सेलर है तो जो बेचने ब्रोकर होंगे वो कहेंगे भैया हमारा 100 शेयर किसी कंपनी का बेच दो। अब 100 रुपए का है तो 10,000 का इसको मिल गया, और ये कहेगा कि एक सप्ताह बाद आपके कमीशन सहित हम आपका शेयर 100 शेयर आपको वापस कर देंगे। अब अगर इसके बाद रिपोर्ट प्रकाशित होती है, रिपोर्ट प्रकाशित होने पर अगर मार्केट में हड़कंप होती है और वो आज सोच लो कि वो शेयर मान लिया 50 रुपए पे पहुंच गया, तो फिर ये 50 रुपए का शेयर 100 खरीद के 5,000 का शेयर और कमीशन के साथ ब्रोकरेज को दे देगा, और ये ऑलरेडी 10,000 रुपए कमा ही चुका है, तो 10,000 में से 5,000 प्लस वो निकाल दो, जो बचेगा वो उसका फायदा होगा। लेकिन ये ऐसा हमेशा होता नहीं रहा। 2008 के दशक में हुआ, और अमेरिका में जब व्यापक मंदी रही उस समय हुआ, लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग हमेशा सफल नहीं होता है और अक्सर नुकसान उठाते हैं शॉर्ट सेलर। और यही चीजें इसको लेकर भी है। हिंडनबर्ग का जो है अदानी समूह पर भी हमला रहा है। देखिए इसी तरह का इसने हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर भी 2023 में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ली थी। भारत में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उनके जरिए जो अमेरिका में इसने अदानी शेयर पे शॉर्ट सेलिंग ली थी और उसका काफी नुकसान उठाना पड़ा था जो है अदानी समूह को तत्कालीन रूप से। उसने कई सारे जांच किए थे, लेकिन उसके बाद अदानी समूह तो वापस आ गया, और ये जो है आज जो है 16 जनवरी को विघटन के लिए उसने कल ही जो है विघटन के लिए डाल दिया, और उसके बाद ही कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए अदानी समूह का कहना है, अदानी समूह के अधिकारी का कहना है। कहने का मतलब यह है कि जो हम पे आरोप लगाने वाला था वो खुद ही विघटन के कगार पे चला गया था। क्यों ऐसा हुआ? जो विशेषज्ञ भारतीय मानते हैं, जो इंडिपेंडेंट जो प्योर इकोनॉमिस्ट बिहेवियर है, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता हूं, जो प्योर इकोनॉमिस्ट बिहेवियर है उनका कहना, जो काफी इसके अध्ययन रखते हैं, उनका कहना है कि इसके कुछ कारण है। पहला तो इसका दोषपूर्ण व्यवसाय मॉडल है कि कंपनियों के बारे में नुकसानदेह रिपोर्ट प्रकाशित करता था और साथ ही उनके खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लेता था, और ये गतिविधियां अक्सर हेज फंडों के माध्यम से की जाती थी जो अपनी बाजार स्थिति का खुलासा नहीं करते थे कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी इसमें शॉर्ट सेलिंग है कि नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता और बाजार में हेर फेर का आरोप लगता है, और इस पर भी आरोप लगा हुआ है। शॉर्ट सेलर एक जैसे विशेषज्ञ बताते हैं कि शॉर्ट सेलर कभी भी लगातार लाभ नहीं ले सकते हैं। शुरुआत में भले लेता है, लेकिन ये अव्यवहारिक मॉडल था, इसमें बहुत लाभ नहीं मिलता है, और कहीं न कहीं हिंडनबर्ग के पतन के एक कारण को लोग ये भी मानते हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी कारक हो सकते हैं, जैसे शिकारी दृष्टिकोण। ये प्रेडेटर अप्रोच करता था। जैसे अभी जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो बहुत सारे उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, वो किसी कंपनी की चीज जांच करते हैं, कंपनी में सुधार करने के लिए कोई चीजें लाते हैं, लेकिन ये कंपनी पर अटैक करता था, उस कंपनी को बर्बाद करने की अप्रोच के साथ ये जो है अपनी जांच या कुछ भी रिपोर्ट ये प्रकाशित करता था, जो कहीं ना कहीं ये जो है आलोचक कहते हैं कि ये वित्तीय रूप से प्रेरित इकाई होने का है और नैतिक विचारों से ये लाभप्रद नहीं था। साथ ही साथ इसके द्वारा जो है बाजार मूल्य और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता था, और ये मौलिक विश्लेषकों या कॉर्पोरेट सुधारों के लिए जोर देने वाले एक्टिविस्ट निवेशकों पर भरोसा करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार हिंडनबर्ग का दृष्टिकोण एक शिकारी दृष्टिकोण था, जिसके लिए समस्या थी। और लोग कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग अपने को बंद कर रहा है वो समय और उसके द्वारा तर्क बड़ा अलग है। समय ये है कि इसके द्वारा जो समय किया जा रहा है, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो हाउस जुडिशरी कमेटी का हिस्सा है, उसने न्याय विभाग से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जो आरोप लगाता है, उसने अडानी और उनकी कंपनियों से जुड़े जांच से जुड़े सभी दस्तावेजों और संचार को संरक्षित करने का अनुरोध किया था कि भैया इसको बचा के रखो, हम इसे देखेंगे। और क्योंकि जो इस अडानी के मामले में जो जिस जज ने उनको खिलाफ वो नहीं अभी कुछ दिन पहले नोटिस जारी की थी, या जो अटॉर्नी जनरल था वहाँ का, वो सब पद छोड़ के जा चुके हैं, सब रिपब्लिकन रहे हैं, डेमोक्रेट रहे हैं। तो ऐसे में
ये माना जा रहा है कि यार ऐसे समय में अडानी का मामला वहां पे कांग्रेसनल कमेटी मांग कर रही है और ये कमेटी जो छोड़ दे रही है, कई और सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, अडानी ये जो बिडेन चले जाएंगे, जॉर्ज सोरोस का भी मामला है। तो कहीं ना कहीं ये मामला माना जा रहा है कि ये इस पर जांच के जो आंच है उससे बचने के लिए ये सारी किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद हैं राम जेठमलानी और बड़े वकील हैं महेश जेठमलानी के, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं भारत के, संभवतः रहे हैं, हाँ, उनके द्वारा जो है ये बातें कही जा रही है कि ये भारत में इकोनॉमिक टेररिज्म फैला रहा था और ये डर के जो है उससे इसने अपनी कंपनी को विघटन करके भाग गया है। तो ये सारी चीजें हैं हिंडनबर्ग के बारे में। आइए चलते हैं। कुल मिला के हिंडनबर्ग का जो नाथन एंडरसन था वो कहीं से भी उसको आप एक्टिविस्ट तो नहीं मानिएगा, समझ रहे हैं, वो एक्टिविस्ट नहीं था। एक्टिविस्ट होता तो अपने देश में ही उसको बैन नहीं किया गया होता। आइए चलिए देखते हैं। अगला है आईएमडी की या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 125वीं वर्षगांठ के अवसर पे प्रधानमंत्री द्वारा जो है मिशन मौसम या मौसम मिशन का जो है का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 14 जनवरी को आईएमडी के 125वां वर्षगांठ जो 15 जनवरी को हो रहा था उसके अवसर पर मिशन मौसम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है मौसम के बारे में पूर्वानुमान को करना है, साथ ही साथ मौसम की जो घटनाएं हैं उसमें वर्षा है, बाढ़ है, वर्षा है, जो है बिजली है और अन्य चीज़ें हैं उनको प्रबंधित भी करने का उद्देश्य है। उस मौसम को प्रबंधित करने के लिए जो कह सकते हो कि जो क्लाउड है, क्लाउड मैकेनिज्म या क्लाउड फिजिक्स को समझने के लिए भी इसमें प्रयास किया गया है। यानी सिर्फ ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए बेहतर तंत्र नहीं बनाएगा, बल्कि मौसम में जरूरत पड़ने पर इंटरफियर करके बिजली उत्पन्न करके, बिजली चमका के या वर्षा करा के या और भी चीजें करा के वो आपदा को कम करने की या उसको समझने की कोशिश करेगा। इसको लेकर जो है पुणे में जो IITM है उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी उसमें जो है एक क्लाउड चैम्बर भी स्थापित किया जा रहा है जो देखा जाए तो बहुत कुछ देशों के पास है। तो ऐसे में यह सिर्फ मौसम के पूर्वानुमान को नहीं, मौसम को प्रबंधित करके ही जो मौसम की आपदा है या जो उसको संरक्षित करने में या उसको प्रबंधित करने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ जहाँ तक आईएमडी की बात है, आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी और उसकी स्थापना के पीछे जो उस समय कुछ 2-3 प्रमुख जो है आप कह सकते हो कि क्लाइमेटिक घटनाएं रही थी, उनके कारण एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में आईएमडी की स्थापना की गई थी और वो धीरे धीरे समय के साथ उसने भारत में मौसम के पूर्वानुमान को, मौसम को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसका हमारे कृषि से लेके आपदा प्रबंधन तक उसकी महती भूमिका रही है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं परिचय के रूप में 1875 में स्थापित भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसको भारती नहीं कहिएगा, भारत ही लिखा रहता है, में 15 जनवरी को अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई। 1875 से 2025 तो हो गया जो है 15 जनवरी को 125। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को मिशन मौसम का उद्घाटन किया था और इसमें कहा था प्रधानमंत्री ने कि भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट बनाने के लिए मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। यानी मौसम के प्रति तैयार रहो और जलवायु के प्रति हमें स्मार्ट बनना है। मौसम विज्ञान कहता है कि किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायता करता है और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की दक्षता को अधिकतम करने की आवश्यकता है। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं और ये क्या कौन करेगा? प्रोजेक्ट मौसम या मिशन मौसम के तहत ये किया जाएगा। मिशन मौसम क्या है? तो देखिए, मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम का पूर्वानुमान करना है, इसके लिए मॉडलिंग बनाना है, प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को उन्नत करना है। मिशन मौसम के क्रियान्वयन के पहले 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का बजट होगा। इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वित्त पोषित 3 संस्थाओं आईएमडी, वो भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे IITM द्वारा और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से मिशन मौसम का क्रियान्वयन किया जाएगा
और 2 वर्षों के लिए इसमें 2000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, मौसम और पूर्वानुमान सेवाओं के सभी पहलुओं को कवर करना है, जिसमें कृषि, विमानन, रक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा इसी तरह का एक पहल जो है 2002 में मिशन मानसून के साथ किया गया था, जो मानसून का पूर्वानुमान करता था, जिसका लक्ष्य था कि भारत के दीर्घकालिक पूर्वानुमानों में सुधार करना था। मिशन मौसम और क्या करेगा, तो देखिए पूर्वानुमान तो करेगा ही, साथ ही साथ ये मौसम और कुछ मौसमी खास घटनाओं का यह प्रबंधन भी करेगा। जैसे आवश्यकता पड़ने पर यह वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा और बाद में बिजली गिरने की घटनाओं को बढ़ाएगा या कम करेगा। अब कम करने का तो समझ में आता, बढ़ाएगा कैसे, जैसे कहीं बारिश होने की बहुत गंभीर संभावना है, जहां लग रहा है कि बादल फटने वाला है और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल क्लाउड बर्स्टिंग जो है लैंडस्लाइडिंग और आपदा का कारण बनता है, तो ऐसे में उसको पहले ही अगर बारिश करा दिया जाए, है ना, जल्दी से उसकी बारिश करा दिया जाए, तो क्लाउड बर्स्टिंग जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती। तो इस तरह की चीजें किया जाएगा। कहीं बिजली गिरने वाली होगी तो उसको पहले से ही कम कर दो, तो ये सारी चीजें किया जा सकता है इसके तहत। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मौसम में प्रभावी बदलाव के लिए जरूरी है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक क्लाउड फिजिक्स हो, कि क्लाउड कैसे बनता है और उसके बनने की सारी प्रक्रियाओं का आपके पास अध्ययन हो, तभी आप उसको सटीक तरह से जो है प्रबंधित कर पाएंगे और जो है एक्चुअल जो है मौसम या क्लाउड से जुड़ी हुई चीजें। इस दिशा में भारत में पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित किया जा रहा है। कन्वेक्शन जो है संवहन क्लाउड चैम्बर है। इसमें अगर देखा जाए तो एक बंद बेलनाकार या ट्यूबलर ड्रम होगा, जिसमें अंदर जलवाष्प, एरोसोल आदि होंगे, और इसके जरिए इस चैम्बर के अंदर वांछित आर्द्रता और तापमान पर बादल विकसित किया जाएगा। बादल कैसे होता है, जलवाष्प और एरोसोल के साथ वो एक क्लाउड सीडिंग होती है, यानी क्लाउड की स्थापना होती है, और उसके बाद वो वर्षा होता है और या बर्फबारी होती है। तो उस प्रक्रिया को समझा जाएगा कि कैसे जलवाष्प और एरोसोल तापमान के विभिन्न कारणों के कारण कैसे वो बादल बनते हैं। और ये चीजें अगर हमें समझ में आ जाएगी तो भविष्य में हम मौसम में, सभी नहीं लेकिन जरूरी मौसम में, कुछ हद तक क्लाउड और उससे जुड़े हुए मौसम में हम हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। हम उसको हस्तक्षेप करना तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उसे प्रबंध भी कर सकते हैं। पूर्वानुमान तो करेंगे, लेकिन अब जैसे हमने पूर्वानुमान कर लिया कि वहाँ पे क्लाउड ब्रस्टिंग आने वाली है और हैवी लोग, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर विशाल जो है आती है, बाढ़ आती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकती है, लैंडस्लाइडिंग। फिर उसको कैसे रोका जाए, उसको रोकना है कि उसको पहले ही बारिश करा दो। तो उसके लिए आपको बारिश या उसमें जो है हस्तक्षेप करने के उसके विज्ञान को आना चाहिए। वो भी काम हमारा ये मौसम मिशन जो है करने में हमें सक्षम बनाएगा। अभी है नहीं, वो हमें बनाएगा। ये कब किया गया है, IMD की स्थापना के 150वीं वर्षगांठ में। IMD क्या है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। 1875 से 1925 में देखिए ये लोगो है। 150वीं वर्षगांठ पे ये देखा जाए कि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, क्योंकि उसके पहले के दशक में हुई विनाशकारी घटनाएं थी, जिसके लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी की जरूरत थी। क्या क्या घटनाएं थी, 1864 में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोलकाता में। 1866 1871 में मानसून की कमी समस्याएं थी, जिसके कारण अकाल भी आदि पड़ा था। तो इन सारी चीज़ों ने ये कहीं ना कहीं इस मौसम की एक्सट्रीम परिस्थितियों के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग या IMD की स्थापना का प्रेरित किया था। और इसकी स्थापना के साथ ही इसने भूकंप विज्ञान संबंध विषयों से आगे किया, और इसने जीवन की सुरक्षा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक लाभ के लिए ये कई सारा प्रयास किया है, ताकि लोग जो है आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और आर्थिक विकास का अनुभव कर सके। अब यह है कि मौसम IMD का जो है वो लक्ष्य है कि मौसम पूर्वानुमान में सुधार किया जाए, और ये पिछले एक दशक से बेहतर होता जा रहा है। और इसी अब जब 150वीं वर्षगांठ IMD मनाया है तो उसने 2047 के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है। 2047 क्या है, देखिए वर्ष 1947 में हम 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो भारत सरकार ने जब 75 वर्ष की आज़ादी हुई थी, यानी 2022 में, तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था कि जब देश 100 साल का होगा तो हमें इंडिया 2047 2047, यानी जब हम 2047 में हम होंगे, यानी 100 साल हमारा देश हो जाएगा, तो हम एक विकसित देश की स्थिति में पहुंच सके। उसके लिए कई सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे संस्थाएं भी तय करते हैं, RBI ने भी किया है, अभी IMD ने भी किया है, और इसका लक्ष्य है कि हमारा 0 एरर होना चाहिए। उसके लिए
तो उसके पहले ये जो क्रम चल रहा है, पिछले दशक में देखिए आईएमडी की समग्र पूर्वानुमान सटीकता में 40% का सुधार हुआ है, जिसका श्रेय कैसे भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में इसके मौसम संबंधी अवलोकन नेटवर्क के समग्र रूप से मजबूत होने से। देखिए डॉपलर मौसम रडार जो हम प्रयोग था, जो संख्या 2014 में 15 था, वह 2024 में 39 हो गया है, यानी लगभग 3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। स्वचालित मौसम स्टेशन जो 675 था वो 1208 हो गया है, यानी लगभग ये दूना हो गया है। इसी के साथ साथ इनसेट 3DR और 3DS दो भू स्थित उपग्रह हैं, भू स्थिर या जियो स्टेशनरी उपग्रह 24 घंटे जो है नजर रखे हुए हैं, जबकि 2014 में केवल इनसेट 3D था। तो जहां एक उपग्रह था, अब हमारे पास 2 उपग्रह और उससे दोनों एडवांस उपग्रह हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ तो मिलेगा। लाभ ये होगा कि जो मध्यम दूरी के पूर्वानुमान है, यानी 10 दिनों तक का जो लीड टाइम है, यानी 10 दिनों के अंतर तक का, वह मॉड्यूल रिजोल्यूशन पहले 25 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर का था, अब हम 12 बाई 12 किलोमीटर के लिए हो गए हैं। और लक्ष्य और भी है कम, लक्ष्य तो 1 बाई 1 किलोमीटर है, यानी ग्रामीण लेवल तक जाने का, लेकिन हम 12 बाई 12 यानी ब्लॉक लेवल पे एक तरह से करने में सक्षम हो गए हैं। इसके से जो 2 दिन पहले तक हीट वेव का पूर्वानुमान हम 95% तक सही लगा लेते हैं, जबकि 2014 में ये 50% सही होता था, 50% गलत। यानी अगर पहले मौसम विभाग कह दे कि आज हीट वेव आएगा 2 दिन पहले, तो आधा आएगा आधा नहीं आएगा, लेकिन अब 95% तक आने की संभावना रहती है। इसी के साथ साथ भारी बारिश भी पहले 3 दिन पहले तक पता लगाने की संभावना आज 78% है, जबकि इसके पहले 50% थी। तो पहले सही नहीं था, लोग पूर्वानुमान भी अगर मौसम विभाग जारी कर देता था तो मजाक में अरे मौसम विभाग कह रहा है तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन आज सटीकता बढ़ रही है, क्योंकि हम तकनीकी रूप से उन्नति होते जा रहे हैं। एक दशक में चक्रवात को ट्रैक करने की भविष्यवाणी भी 35 से 40% का सुधार हुआ है, जिसके कारण जो सरकार की नीति है जीरो ह्यूमन कैजुअलिटी, उसमें काफी सफलता मिल रही है जो राज्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ 15 जनवरी 2025 को आईएमडी का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047, इसमें इसका उद्देश्य है कि ब्लॉक स्तर पर 3 दिन पहले तक सभी गंभीर मौसम की घटनाओं पर जीरो एरर के साथ पूर्वानुमान करने में आईएमडी सक्षम हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं मिशन मौसम से लेके आईएमडी की 50वीं वर्षगांठ में उसके विजन डॉक्यूमेंट तक। ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े प्रश्न रहेंगे वो हमारे वेबसाइट पे भी रहेंगे, पीडीएफ में भी रहेगा, जो हैंडआउट्स के रूप में रहता है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।